बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी बेंच ने आज आर्टिकल 63A पे जो नज़रसानी की अपीलें थी उनको मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फ़ैसला है उसको कालअदम करार दे दिया है। और आज के फ़ैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया है। लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें एक बहुत ही दिलचस्प और काबिल गौर पहलू ये है कि जो तहरीक इंसाफ के वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद उनकी हदायत की रोशनी में उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकाट कर दिया। जब उन्होंने बायकाट कर दिया तो उनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत का असिस्टेंट यानी कि अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया और उसके बाद प्रोसीडिंग चलती रही। और अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी अदालती मुआवन के तौर पर जो समाअत की जो कार्रवाई थी उसको जारी रखा और अदालत के सवालात का जवाब देते रहे। तो क्योंकि वो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, लेकिन ये मामला बड़ा दिलचस्प है। शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक वकील ने अदालती कार्रवाई का बायकाट किया और बायकाट के बाद भी चीफ जस्टिस साहब ने उनको मजबूर कर दिया कि वो अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बने रहें। और आज सेनेटर फासिल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। वो लाशें गिराने के लिए 4 अक्टूबर को यानी कि कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये इस अज़म का इजहार किया कि मैं हर कीमत पे कल डी चौक में आऊँगा। तो फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में और हमारे साथ तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए जनाब ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कोई गैर मुतवक्का नहीं है। कल हमारे इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून और MNA बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद जो अगर MNA कोई अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक़ में तो क्या होगा, ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या बताया। जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक़ में जो साहिबान वोट देंगे उसके बाद वो डिसक्वालीफाई होंगे फॉर 1 टर्म। देखिए बिल्कुल, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहते हैं, आईने पाकिस्तान तो यही कहता है। और फिर बाई इलेक्शन में वो वापस आ जाएंगे। हो भी सकता है, अगर वो हो भी नहीं सकता, आएंगे। तो फैसल वाडा साहब, ये अब खुद कल हुकूमत ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो MNA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक़ में वोट देगा 1 टर्म के लिए तो डिसक्वालीफाई होगा और उसके बाद यकीनन उसको वापस भी लाया जाएगा। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, शॉर्ट ऑर्डर है, उसके बाद एक्चुअली हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, इसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए कि नोट और वोट जब भी पाकिस्तान की सिचुएशन में आते हैं तो कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये कि जब कबात नहीं होनी चाहिए, कबात ही नहीं होनी चाहिए, नोट लेके वोट दे दो। दूसरी चीज़ ये कि हम फिर इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, हम इसको लोटा कहते हैं। जब लोटा कहते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि लोटे के बगैर तो मीर साहब मैं और आप भी जी नहीं सकते। दुनिया का ताकतवर शख्सियत को भी लोटा चाहिए, तो लोटों के बगैर जब दुनिया नहीं चल सकती तो लोटों के बगैर सियासत कैसे चलेगी? तो लोटागिरी तो रहेगी सर, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, एज एक्सपेक्टेड जो तरीक़ेकार है, डिस्क्वालीफाई तो सर फरमाइशों पे हम भी होते रहे। अगर अल्लाह की रज़ा होती है आप फिर अहल हो जाते हैं, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। ठीक है, आप अपना वोट का राइट एक्सरसाइज करेंगे, नाइल हो जाएंगे, फिर आप जीत जाएंगे। अच्छा, तो पॉलिटिक्स है। तो ज़ैन कुरैशी साहब, अब आपको लग रहा है कि अब आईनी तरमीम का रास्ता हमवार हो गया है, लेकिन क्या इसके लिए हुकूमत आपकी पार्टी के जो कुछ MNAs हैं उनकी हमदर्दियाँ या वफादारियाँ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज जिस उजलत से फ़ैसला हुआ है, आज जिस जल्दबाजी में ये फ़ैसला सुनाया गया है, उससे राह हमवार तो अपनी कर ली है। लेकिन मीर साहब, आप भी इस बात के मतलब विटनेस हैं कि मैं और मेरे जैसे दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो
रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये किया जा रहा है। जिस तरीके से सरदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, जिस तरीके से प्रैक्टिस प्रोसीजर को चेंज किया गया, जिस तरीके से अपनी मर्जी का जज लगाया गया जस्टिस मुनीब साहब की अवेलेबल होने के बावजूद, जिस तरीके से इस बेंच को जल्दबाजी में बनाया गया, जिस तरीके से इस बेंच ने इस पूरी कार्रवाई को 2 पेशियों में भुगताया है, मीर साहब इसमें अब आपने खुद कहा ना कि आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, ये इसमें कोई हैरानकुन तो बात थी नहीं कि ये फैसला आना है। तो ये फैसला आ गया। 63A का मकसद ये था कि लोगों की आर्म ट्विस्टिंग की जाए, लोगों की मंडी लगाई जाए, लोगों के रेट लगाए जाए, लोगों को खरीदा जाए। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की, तो आप कह रहे थे कि जी उनकी सपोर्ट हासिल कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA या कोई सेनेटर इनको अपनी मर्जी से वोट नहीं देता। वो इमरान खान के साथ, इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। हाँ, अगर आप किसी को उठा लें, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी की खाला को उठा लें, किसी की बिजनेस बंद कर दें, किसी के ऊपर प्रेशर डाल दें, किसी के ऊपर झूठे पर्चे कर दें, किसी को गायब कर दें, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो फिर हर इंसान की अपनी सकत है, वो कितनी निकाल सकता है, बट अपनी मर्जी से कोई उनको वोट नहीं देता। दूसरी बात, फैसल भाई जो है भाई है मेरे, वो कहते हैं कि जी लोटे की हर किसी को ज़रूरत है। तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि दौर बदल गए हैं और बदलते दौर के साथ उसके तकाजे भी बदल गए हैं। ये लोटों का दौर नहीं रहा फैसल भाई, ये मुस्लिम शावर का दौर है। हाँ, मुझे पता था आपका ये जवाब आएगा। काम तो एक ही है ना भाई, मुस्लिम शावर कह दे, टैप कह दे, ऑटोमेटिक स्प्रे कह दे, स्प्रिंकल कह दे, या लोटा कह दे। आप मुस्लिम शावर का प्रेशर ना इस्तेमाल करें ना, लोटे ना बनाए। अच्छा, इसमें मैं ज़रा ये थोड़ा आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि कल ही हमारे प्रोग्राम में जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं जनाब अकील मलिक साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, दावा किया था कि तहरीक इंसाफ ने कोयटा से एक मुस्लिम लीग नून के MNA आदिल खान बाज़ई को गायब कर दिया, अगवा कर लिया है। अकील मलिक साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुन लें। हमारे एक मेंबर भी जो कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी काफ़ी दिनों से गायब हैं, और वो ऐन मुमकिन है कि इसी पार्टी के लोगों ने उनको उठाया हुआ है। नहीं, वो आपके मेंबर हैं, वो तो आज़ाद नहीं जीते थे जी। उन्होंने ज्वाइन हमारी पार्टी को किया, जबरदस्ती उससे करवाई थी। कतन नहीं। अब देखें, फ्री विल से ज्वाइन किया, मैं खुद आज़ाद जीता हूँ, अपनी फ्री विल से ज्वाइन किया, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि या वो इन्होंने अगवा करके उनको KP लेके गए हैं, या फिर यहाँ पे KP हाउस में रखा है और वो तहकीकात जारी हैं। अच्छा जी, ये एक दावा किया जी अकील मलिक साहब ने कि जो आदिल खान बाज़ई साहब हैं, उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी के MNA हैं और इनको गायब कर दिया और ऐन मुमकिन है इनको KP हाउस इस्लामाबाद में रखा हुआ है। तो आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है, मुझे उसमें उन्होंने एड्रेस किया है, और वो कहते हैं, हामिद मीर साहब, मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, मुझे कोयटा के अवाम ने इमरान खान के नाम पर मुंतखब किया, ना मुझे किसी ने अगवा किया, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तरमीम के बाद मुझे आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करें ताकि मैं हक़ायक़ अवाम के सामने रखूँ। उनको और पार्टी को उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका मेंबर हो ही नहीं सकता, मेरा जीना मरना तहरीक इंसाफ के साथ है। तो ये उनकी एक ट्वीट आई, और जब क्लियर हो गया कि आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं उनको तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया हुआ और वो ख़ुद गायब हैं, तो आज मुस्लिम लीग नून ने उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। यानी कि कल तक वो कह रहे थे कि जनाब इनको तहरीक इंसाफ ने गायब कर दिया और ये हमारे MNA, और आज मुस्लिम लीग नून ने उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है और कहा यह है कि इन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और अब इन्होंने शायद अपनी वफादारी बदल लिया है। तो फैसल वाडा साहब, वो आपने जो कहा था कि नाअहल हुकूमत, उस पर कायम है आप? नहीं सर, देखिए मीर साहब, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। आप मुझे दे रहे हैं कॉफ़ी पीने को, मैं कॉफ़ी को मुंह से लगा के पीने के बजाय इसको कांटा डाल के नूडल्स बना के खाना शुरू कर दूँ, तो आपका कसूर तो नहीं है ना, कसूर तो मेरा है। अब आप कॉफ़ी भी दे दें, पीनी भी ना आती हो, स्ट्रॉ भी ना लगाएं, यूँ भी ना लें, और कांटे से आप चावल समझ के, नूडल्स समझ के खाना शुरू कर दें, तो सर फिर आप सवाल तो उस सरकार से करेंगे। जैसे आपने पहले अमेंडमेंट की जो बिल था वो 13 तारीख को पास होना था, मैंने आपके व्हाट्सएप पे अभी अपना बोर्डिंग पास भेज दिया। क्या आप उस दिन थे ही नहीं? मैं उस दिन इस्लामाबाद में नहीं था। क्यों? ठीक है, क्योंकि पता था कि भाई ना है, लोगों के हाथ में दे दिए है। मैं तो सर कंधे से कंधा चला के मौलवा साहब की तस्वीरें नहीं खिंचा रहा था ना। मैं तो फूल लेके नहीं जा रहा था, मैं तो नहीं तमरीम बांध रहा था कि आप इतने विजनरी हैं, कल आप उनको गालियां दे रहे थे, आज उनको विजनरी बना रहे थे। मैं उनमें से नहीं हूँ सर। तो जिनका फौपा था, हमें तो अंदर पता था, तो मैंने कहा भाई क्यों मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं चला गया। वो बाकी सब बैठे रहे, उन्होंने कहा हमें बता दें, मैंने कहा था, मैंने उनको भी कहा भाई चलो, जो कराची वाले थे, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। एक
दूसरा सर ये, और आप जरूर देख लिया मीर साहब, क्योंकि लोग आपकी बात यकीन करते हैं, सियासतदान तो है ही झूठे, आपको पता है, बिकाऊ। नहीं, सारे नहीं ऐसे। नहीं सर, बाय एंड लार्ज ना सर, मैं किस सारों को तो बोल भी नहीं रहा ना, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मीर साहब, नंबर्स पूरे हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? देखिए मीर साहब, मेरे लिए अब ये सब्जेक्ट इररेलेवेंट है। अच्छा, इसलिए रेलेवेंट है कि जो मैंने आपसे महीना 2 महीने पहले बात की है, मेरी बर्थडे 21 अक्टूबर को, हम केक और पेस्ट्री खाएंगे सर, सब अच्छा अच्छा पाकिस्तान में। जब भी नोट और वोट की बात होगी 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को मैं कह रहा हूँ, मेरी बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, मैं केक और पेस्ट्री खाऊंगा, तब तक सब अच्छा हो चुका होगा। अच्छा, ठीक है, और अच्छी खबरें भी आनी है, कल परसों से भी आनी है, तरसों से आनी है, आती चली जाएंगी तसल्सल से। प्रॉब्लम ये है सर कि अभी इशू है 2, जो कल का धरना है वो क्यों कॉल हुआ है, उसके 2 है स्ट्रैटेजीज। एक स्ट्रैटेजी है कि खान साहब को अपना इक़्तिदार में वापस आना है, कैसे निकले वो फैज़ हमीद बातें कर रहे हैं, उनके नाम से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब जो नहीं समझ रहे थे वो हो गया कि ट्रैक पे आ गई इकॉनमी, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो गया क्लियर, IMF का बिल पास हो गया, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आ गई, एक्सपोर्ट हो गई IPP से, SIFC के प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट के नहीं SIFC के प्लेटफॉर्म से, ये सारी चीज़ें SIFC के प्लेटफॉर्म से। बिजली के रेट नीचे आ रहे हैं, 9 सेंट तक लाने की बात हो रही है इंडस्ट्री के, और वो आ जाएगी। और डॉलर कंट्रोल हो गया जो 335 में। इस तो फिर ये हुकूमत नाहल तो ना हुई? नहीं सर, वो तो देखिए सर, चलाने वाली तो SIFC, तो क्रेडिट तो मैं उनको दूंगा ना, गालियां जब आप उनको देते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन अब होना चाहिए सर कि फौज ने ये भी ठीक करके दिया, फौज ने पाकिस्तानी कौम के लिए ये भी ठीक करके दिया, फौज ने ये कौम ठीक करके दिया, ये भी करके दिया, और कुर्बानियां भी देते हैं, पुलिस वाले भी मरते हैं, और हम सबसे ज़्यादा उंगलियां भी उन पर उठाते हैं। लेट्स प्रेज देम फॉर समथिंग, डूइंग समथिंग राइट फॉर पाकिस्तान। लेकिन हम शर्माते हैं, अंदर खाने कुछ होता है, बाहर खाने कुछ होता है। आप अब जैन साहब की पार्टी जो है वो लाशें गिराने आ रही हैं। जब लाशें गिराने की प्लान करके आ रही हैं तो उससे क्या होगा? अब आप मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर ममनू है कानूनी तौर पर शराब, कत्लो गारत, डाका, रेप, अब चारों चीज़ें ममनू है, कानून ने मना कर दी है। तो क्या कानून की खिलाफ वर्जी करके आपको डी चौक आना है? आपने कानून की खिलाफ वर्जी करके जिधर लॉ पास हो गया उधर आना है ताकि कन्फ्रंटेशन हो। जब कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहता। मैं तो गंडापुर के लिए भी कहता हूँ भाई, वो भी मेरा दोस्त है, मेरी सियासी मुखालफत है उसके साथ। क्योस अगर इस कमरे में हो जाएगा तो आप मुझे गारंटी थोड़ी कर सकते हैं मेरे साथ क्या होगा। तीसरी मुल्क की कुवत, एनिमीज जो है हमारी दुश्मन है, वो फायदा उठा सकती है, एक। और दूसरी तरफ नाअहली देखें आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? इनको अगर आपने डी चौक पे नहीं आने देना, मैं अगर होता तो मैं कहता भाई इनको ग्राउंड ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख बैठ जाए आदमी आकर, क्या कर लेंगे? 25 करोड़ के आगे मैंने तो ऐसा नंबर दे दिया जो किसी का बाप पूरा नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। तो आप जाती तौर पे कहते हैं कि इनको रोकने की बजाय इनको जलसा करने की इजाजत दे दो। प्रॉब्लम क्या होती है, इनका गुब्बारा बढ़ाने में, इनको फुलाने में गवर्नमेंट का हाथ है। देखिए जलसे में आते हैं 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो नंबर देते हैं। जो कंटेनर आप लगा देते हैं तो मैं और आप जब फंसते हैं हम कहते हैं वो जलसा है PTI का, वो जलसा है PTI का। यार PTI का जलसा था, अच्छा क्यों कंटेनर लगा? PTI का जलसा था, वो इन्फ्लेट कर देते हैं। अभी ये बाहर भी लगे हुए कंटेनर। मैं वही कह रहा हूँ, अब यहाँ समुंदर है नहीं, कंटेनर यहाँ पड़े हुए। समुंदर है पाकिस्तान कराची में, कंटेनर यहाँ पड़े हुए। ये नाअहली है ना, आने दो भाई। हमने मौलाना साहब का धरना था हमारी गवर्नमेंट के दौरान, मैंने यही स्ट्रैटेजी खान साहब को दी थी, और मौलाना साहब थक गए थे, सफाई करके, ग्राउंड दे के, बाथरूम लगा के, झूले लगा के सब दे दिए। बैठे रहे सर आके, रोज तकरीर करें, बातें करें। 25 करोड़ की नुमाइंदगी 5,000 आदमी कर सकता है, 25,000 कर सकता है, लाख कर सकता है, सब्सटैंशियल परसेंटेज ही नहीं है। बट क्योंकि हम अपनी टांगें कांपती हैं, फिर कहते हैं पुलिस चली गई, हमें नहीं पता, उसको उठा लिया, हमें नहीं पता, पार्लियामेंट का तकद्दुस है, हम एक्शन लेंगे, हमें नहीं पता। IG से पूछते कहता है हमने बता दिया था। आपकी चार्जशीट तो लग रहा है हुकूमत के खिलाफ है, PTI के खिलाफ तो नहीं है। नहीं, मैं मीर साहब को ये समझाना चाहता हूँ कि PTI तो अपने इक़्तिदार के लिए लाशें पहले भी गिराना चाहती थी। मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर 2022 में की थी, आपको याद होगा, अरशद शरीफ के डेथ के बाद। मैं उस वक्त पाकिस्तानियों को मरने से बचाना चाहता था, और मैं सियासत को नहीं मानता। आज सारी सियासत जो है PTI की वो है कि लाशें गिर जाएं। और मैं कहता हूँ इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान में आज़ादी चाहते हैं, अपने बेटे को बुलाएं, यहाँ रखे, उनको कंट्रीब्यूट करवाएं पाकिस्तान के लिए। उन्हीं के बेटे हैं ना, उन्हीं के, वही पाकिस्तानी है, बुलाएं उनको यहाँ। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप किसी के बच्चे को मरने के लिए भेज दें लावारिसों की तरफ। अरशद शरीफ की बात की, मैं उस पर दोबारा आता हूँ, लेकिन ज़ैन कुरैशी सर एक बार सर, अरशद शरीफ का ही मैंने आपको भेजा है। पहले मैंने आपको एक प्रूफ दिया जो पाकिस्तान ने अभी तक मुझे कोई रॉन्ग साबित नहीं कर सका। मैंने आपको भी कहा था कि आप प्लीज, PTI तो बड़ी तेजी जाती है। अरशद शरीफ का एक मैसेज है
मेरे फोन पर है, जब वो इस मुल्क से निकला हुआ था तो मैंने उसका फीड किया था, तो ये अरशद शरीफ रन। उन्होंने अरशद शरीफ ने कहा कि मैंने जो है ना इस थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी की। There you go। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये अरशद शरीफ का मैसेज है, फोरेंसिक करा लें। चले, अब ये एक और बहस है, लेकिन नहीं, लेकिन मीर साहब ये एक और बहस नहीं है सर। इस अरशद शरीफ की शहादत के पीछे मुहर्रकात क्या थे, किसको फायदा होना था, क्या होना था, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। और वही जनरल फैज सर, जनरल फैज प्लस PTI खान, अंडरस्टूड है ना सर। अगर आप आज के चीफ को रोक देते तो वो चीफ बन जाता, हम फैज हमीद बन जाता, तो वो प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट। अच्छा, अब जरा इस पे आ जाते हैं ना, जो आप कह रहे हैं ये लाशें गिराना चाहती है, तो ये ज़ैन कुरैशी साहब, ये फैसल वाडा साहब जो हैं हुकूमत में भी तनकीद करें, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ कल डी चौक इस्लामाबाद में इसलिए आना चाहती है कि वो लाशें गिराना चाहती और है। आएगी नहीं। मीर साहब इस पे आ जाते हैं। पहले जो आपने पहले बात की थी ना, उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। जहां तक तो आपने की ना आदिल बाज़ाई की बात और बैरिस्टर अकील साहब का उस पर जो क्लेम है, तो सर अंग्रेजी की एक कहावत होती है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। इस हुकूमत ने ये सारे हरबे खुद अपनाए हुए हैं। 6 कौमी असम्बली के मेंबर हमारे उठा के इन्होंने पंजाब हाउस में रखे, बाकी हमारे मेंबर्स को इन्होंने यरगमाल बनाया। इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ थे उनको उनके ऊपर एंटी करप्शन के पर्चे डाले हैं, उनके ऊपर इन्होंने उनको ज़दोकोब किया है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस इनकी हैं। आदिल बाज़ाई के बारे में मैं क्या कहूँ, आपने खुद ही सारा जवाब दे दिया। आपने उसकी ट्वीट भी बता दी, आपने ये भी बता दिया कि आपके प्रोग्राम में आना चाहता है और वो अपनी बात अपनी आके खुद कर लेगा। अब फैसल भाई जो बात करें इकॉनमी की, और वो बड़े सलीके से और तरीके से उसका क्रेडिट भी जो है वो कह रहे हैं SIFC को मैं देना चाहता हूँ, हुकूमत को नहीं। तो सर हकायक ये हैं कि फैसल भाई जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, उससे हकायक नहीं बदल सकते। इस सब के बावजूद भी आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं आज भी 10 बिलियन से कम है। आप आज भी रेड जोन के अंदर या डेंजर जोन के अंदर हैं। आपने IMF का जो प्रोग्राम अप्रूव करा लिया है, उससे आपने सिर्फ ये गारंटी किया है कि 3 साल के बाद आप फिर 27वें IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे। IMF की शराइत इतनी सख्त है कि आप मिनी बजट लेके आना चाहते हैं, उस मिनी बजट के अंदर बिजली का रेट भी ऊपर जाएगा, तेल का रेट भी ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और ये जितने इंडिकेटर्स आज फैसल भाई आपको बता रहे हैं ये महीने डेढ़ के अंदर फिर उल्टे हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ मुल्क में ठीक हो गई है और रावी चैन लिख रहा है हर चीज़ के ऊपर। हालात इस हुकूमत के भी बड़े गंभीर हैं, हालात इस मईशत के भी बड़े गंभीर हैं, और हुकूमत को इसके ऊपर कॉग्निसेंस लेनी चाहिए। और अगर हुकूमत इतनी नाहल है और फैसल भाई सारा क्रेडिट SIFC को देना चाहते हैं, तो बेशक SIFC इसके ऊपर नोटिस ले ले। लेकिन ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये सारे इंडिकेटर्स अगले महीने के अंदर अंदर उल्टे होने लगे हैं। अब जहां तक बात आ गई कल की और कल होने वाले धरने की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट की, तो सर पाकिस्तान, फैसल भाई जो कहें उनको इजाज़त है अपनी एक राय रखने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले दिन से एक रहा है कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए और इस मुल्क के अंदर जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से देखें, कल तक तो मीर साहब हम ये बात करते थे, आज हमारे इस खदशे को इन्होंने अमली जामा पहना दी है। आज जिस उजलत के अंदर आपने 63A का फैसला किया है, अगर किसी को कोई शक शुबा भी था तो आज वो क्लियर हो गया कि क्या होने जा रहा है। मैंने आपको पहले अर्ज की, जिस तरीके से बेंच पर 2 पेशियों के अंदर अंदर इतने बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का फैसला भी आ गया, ठीक है जी, और ऐसे बेंच ने किया जो कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ही लीगल है, लेकिन वो लीगल डिबेट में फिर किसी दिन जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए, इस मुल्क के आइन और कानून की बहाली और बालादस्ती के लिए। इसके ऊपर जैसे फैसल भाई ने कहा, मैं इनसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने दें, अपना एहतजाज करने दें, अपना मौक़िफ़ पेश करने दें। ऐसा क्यों है कि हुकूमत NOCs भी देती है तो कंटेनर लगा देती है, हुकूमत जो है पुलिस गर्दी करती है, हुकूमत जो है बैटन चार्ज करती है, हुकूमत डंडे बरसाती है, हुकूमत रबर बुलेट्स बरसाती है, हुकूमत टेयर शेल्स बरसाती है। भाई अगर हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है और आप तस्लीम करते हो, जैसे फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं, इनकी बात चलो हमारी ना सही इनकी मान ले। अगर आपको खदशा है कि जी 5,000, 10,000, 25,000, 30,000 बंदा निकल आएगा और 30,000 बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर क्यों है कि संगजानी में रोड़े अटकाए गए, क्यों है कि लाहौर में रोड़े अटकाए गए, क्यों है कि मियांवाली में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में इस किस्म की जुल्म और बर्बरियत की है, पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की है जिसकी कोई हद नहीं है। एक चीज़ हो सकती है ना, या तो आपको खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर आप हमें खुला छोड़ दें, हमें इजाज़त दें और हमें अपना एहतजाज करने दें। अगर आपको कल हमारे एहतजाज से जी बात पूरी कर लें। जी मैं कह रहा हूं, अगर आपको कल हमारे एहतजाज से इशू है, तो
तो आप हमें जो है इजाज़त दे दें, हम अपना एहतजाज करेंगे। आप देख लेंगे आपके जुल्म और फस्तायत के बावजूद भी हम पुरअमन रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जितने मर्जी आप जुमले कस दें, हकीकत फिर भी ये रहेगी कि बुरहान के मकाम पे जहां उनको लगा कि कशीदगी पैदा हो रही है, जहां उनको लगा कि खून रेजी हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने पीछे रिट्रीट करने का फैसला किया, उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। वहां से आगे आ सकते थे। जैसे ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो ये लाशें गिराने की सियासत है। अली अमीन गंडापुर ने बुर्दबारी का सबूत दिया, एक मचोर सियासतदान का सबूत दिया। अगर उस दिन गुंडागर्दी हुई है तो वो पंजाब पुलिस से हुई है, पंजाब हुकूमत से हुई है, मरियम नवाज से हुई है। अच्छा, अब ज़रा सुन लें कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए इनके नंबर पूरे नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इनका मुंह काला ही होगा। इस हुकूमत के दिन गिने हुए, कल सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे। सब लोग डी चौक पहुंचेंगे। वाडा साहब, डी चौक तो वो कह रहे हैं हम पहुंचेंगे। देखिए मीर साहब, जितना मेरे और शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत में डिफरेंस है तजुर्बे का, वो मुझसे बहुत तजुर्बेकार है, और जितना वो मुझसे आगे उतना ही मैं जहन से आगे हूँ, कोई एज में बड़ा हूँ, और शायद वो सियासत वो नहीं जानते जो उनके वालिद करते हैं और अब मैं कर रहा हूँ। तो किबले हमारे जो सियासी हैं वो मोर और लेस सेम वेवलेंथ में। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की पॉलिटिक्स को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे जैन साहब आप ही के शो पे कोई एविडेंस दिखा दें कि हीरो गंडापुर साहब ने तशद्दुद वाली सिचुएशन से निकाल लिया, पुलिस वालों को छोड़ दिया, और पुलिस वालों को फिर जो उन पर गोलियां चली, जो जख्मी हुए हैं, उनका दिखा दें हमें कि हम भी तीमारदारी करने यहाँ चले जाएं। ये ड्रामा बस करें यार, ये इमोशनल गेम के चार दीवारी के अंदर भी आप घुस जाते हैं, किसी की माँ बहन का भी पर्दा नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद आप जख्मियों का ड्रामा कर देते हैं, फिर आप लाशें गिराने की बात करते हैं, फिर आप गोली मारने की बात करते हैं। भाई आप क्या हैं? देखिए गंडापुर तो एक प्यादा है, वो तो कौन है इस चीज़ के अंदर, उसके अंदर क्या है उसका, वो तो प्यादा है जो पीछे चला। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई खुदा खासा मारा 302 की एफआईआर गंडापुर पे कटेगी, इमरान खान साहब पे कटेगी, इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस। इमरान खान जेल में भाई तो वो इंडोर्स कर रहे हैं ना सर, कि जो गंडापुर कह रहा है मैं ठीक कह रहा है, ठीक है। अब आप इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को, क्या कहते हैं उसको, आग लगाने की, इन्फ्लेट कर रहे हैं उस बात को। अब आग लगाने की बात करें तो बगावत का मुकदमा दोनों पे नहीं लगेगा, और इस दौरान कोई मर गया बेगुनाह, कोई भी हो, फिर आप कहते हैं हम केपीके पे गोली चली। केपीके किसका बाप गोली चलाएगा? केपीके कौन है? पाकिस्तानी है हमारे। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। एक तरफ सुने सर, दूसरी तरफ आप, ये हिंदुस्तान की पुलिस है क्या पंजाब, क्या केपीके की पुलिस हिंदुस्तान की पुलिस है? दोनों को आमने सामने, दोनों शेलिंग कर रहे हैं। रिसोर्सेज आप हुकूमत के चला रहे हैं, यतीम बेवा बच्चे मिस्कीन गरीब के लिए नहीं, रोटी के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए नहीं, अपनी अपनी सियासत के लिए। इनका बाप का मुल्क है दोनों पार्टीज का, ठीक है। कि आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। ये भी हमारे पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं पंजाबी, ये भी केपीके वाले हमारे पंजाबी पख्तून जो पुलिस वाले हैं हमारे हैं पाकिस्तानी। आप इनके अंदर लड़ाई कराएं, मासूमों को लड़वा रहे हैं। आप अपने बेटे लाएं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करें। क्यों जैन जाके खड़ा होगा? जैन और आम आदमी की जिंदगी कि टिश्यू पेपर की तरह है, और आपकी औलादों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन के वालिद साहब को आपने बंद किया हुआ है, तो वो क्यों ना बाहर आए? नहीं, वो अपने वालिद के लिए प्रोटेस्ट करे जा रहे। मैं ये बात नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे बताएं, आप अपने बच्चों को नहीं बुला रहे इस पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप तो आज़ादी कराने जा रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी है कि आप कहते हैं गौर खान को निकाल दो, ये बुज़दिल है, और इंडोर्स करते हैं गंडापुर की? क्योंकि आपको हर आदमी वो चाहिए जो कहे मैं आग लगा दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, मैं टांग तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा सीएमशिप के ऊपर। आज आप गंडापुर को सीएम से हटा दें, गंडापुर के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। दूसरा जो सीएम आएगा वो गंडापुर से भी 2 कदम आगे जाएगा, अपनी मुफाद की सारी जगह। केपीके में पूछे ना मीर साहब जाके, अच्छा, मैं करप्शन के जो बाग पैदा किए, जो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि करप्शन इज एक्सेप्टेबल एंड इट इज लीगल। पुराने ने भी की, अब के ने भी, आगे ने भी की है। ये नहीं, ये मैं नहीं मानता। करप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। कुछ दिन पहले तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों का जो रुख था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ था। दोनों की तरफ से वफूद जाके उनको मिल रहे थे, और अब सूरत हाल ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोनों ही जमातों को, यानी कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को, एक अपील किया। सुने वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे।
मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान ना करें, उसको मुअख्खर कर दें ताकि इस दौरान में कौम एक सफ़ पर नज़र आए। अच्छा, ज़ैन कुरैशी साहब, मौलाना साहब ने हुकूमत को भी कहा है कि भाई आप भी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला जो है इसको मुअख्खर कर दें, और वो आपको भी कह रहे हैं कि आप भी अपना जो एहतजाज है, धरने हैं, जलसे जुलूस हैं, इसको मुअख्खर कर दें। क्या मौलाना साहब ने एक बहुत ही अहम नुक्ता नहीं उठाया? क्या उनकी बात गौर करने की ज़रूरत नहीं है? मीर साहब, मौलाना की बात बिल्कुल गौर तलब है। मैं मौलाना की बात की एक एक चीज़ से उनकी तायद करूँगा, बल्कि मैं इस हद तक जाऊँगा कि अगर हुकूमत अपना बिल मौखर कर देती है, अपनी 26वीं आइनी तरमीम को कह देती है, आज आके ऐलान कर दे कि हम उसको 23 अक्टूबर से आगे ले जाएंगे, तो मैं खुद अपनी जमात के पास जाऊंगा और कहूँगा कि कल की एहतजाज को मौखर कर दें। मकसद सारा ही एहतजाज का ये है कि ये आइन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, और उनका मकसद ये है कि उन्होंने 23 अक्टूबर से पहले पहले अपना बिल पास कराना है, ताकि जो अगला उनका लाहे अमल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने का, कादिफा ईसा को 3 साल की उसमें एक्सटेंशन देने का, वो सारा इन्होंने करना है। मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ मीर साहब आपके शो में कि आप हुकूमत से ये मनवा लें कि ये अपने 26th अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर के आगे ले जाएंगे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। देखिए मीर साहब, जहां तक SCO का ताल्लुक है, जहां तक CPEC के मंसूबों का ताल्लुक है, जहां तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, मेरे से ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं जानता। ठीक है ना जी, हम बिल्कुल ये समझते हैं। तो बहुत अच्छी मौलाना ने बहुत अच्छी बात की है, चलो मौलाना की मान लें। आप अपना 26 अमेंडमेंट को मौखर करें, हम अपना जलसा, हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। फैसल साहब, ज़ैन कुरैशी साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। तो आपका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, आप तो हुकूमत पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत तक पैगाम तो पहुँचा सकते हैं। सर, मेरे से अच्छा पैगाम तो आपका शो सब देख रहे होते हैं, और आपकी पैगाम रसाई के अंदर रेलेवेंस भी होती है, तो आप इस्तेमाल कर लें। चलें जी, मैं पूरी कौम को भी कहता हूँ, और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी काबीना के अरकान जो है हमारी बात सुन रहे हैं, तो ज़ैन कुरैशी साहब ने बहुत ही अहम ऑफ़र किया है कि जी अगर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर तक मौखर करती है, तो तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने एहतजाज और जलसे जो हैं उनको मौखर करने के लिए तैयार है। तो देखें मीर साहब देखें, इशू सारा क्या है कि अभी जो इस सारी सिचुएशन के अंदर ना, ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आप हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, समिट हो रही है, कोई टीम आई हुई, जब पाकिस्तान प्रोग्रेसिव साइड पे चलता है, ये ऐसा शोशा आग जलाओ बरा, अल्लाह करे कल, मेरे हिसाब से कल खैर खैरियत से डी चौक तक तो बात आएगी ही नहीं, लेकिन निकल जाएगा। अच्छा, डी चौक तक बात ही नहीं आई। सर देखिए, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा। और मैं खान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे ना मजबूर करें कि कौम ने जो हीरो बनाया हुआ है कि मैं कौम के आगे फिर आज ये जो महीनों की है चीज़ें खोल के सामने रख दूं, तो फिर जिस तरह ये कौम हीरो बनाती है किसी लीडर को, उसको ज़मीन पे भी इसी तरह गिराती है। तो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, उसका हासिल रसूख आपको क्या मिल रहा है। अब आप आ जाएं कि सियासतदानों ने क्या ड्रामा किया। और देखिए, आप कहते हैं कि आप फ़ौज को जमहूरियत में ना आने दें, डेमोक्रेसी के ना, पॉलिटिक्स के ना आने दें, जब आप पैसे देने पर रुमाल, कोट, कमीज़, पतलून उतारने को तैयार है सियासतदान, ठीक है, तो किस डेमोक्रेसी की बात करें, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस एक्यूमेन की बात करें, किस आइडियोलॉजी की बात करें। इनके पास है ढंग जो आज तक पॉलिटिकल पार्टी चली रही। PTI ने क्या दिया, PMLN ने पहले क्या दिया, PMLN ने आज क्या दिया। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को कि नकल के लिए भी आपको अकल की ज़रूरत है। ये इनका मसला है, ये भी रिजॉल्व हो सकता है। ये कामयाब का ये ट्रैप कर रहे हैं, ये दो जगह ट्रैप कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे हम यहाँ आ रहे हैं, 45 साल पुरानी कदीम ज़माने की कंटेनर लगा दो, ठीक है। जब कंटेनर लगाते हैं इतने लोग नहीं आते भी नहीं है। आप और मैं जब ख्वार होते हैं तो हम कहते हैं क्या यार क्यों कंटेनर लगे यार, वो जलसा है PTI का, उसको इन्फ्लेशन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसी दौरान ये किसी एक जगह पे कन्फ्रंटेशन ला के बंदे मारने की तैयारी इन्होंने कर दी है, ठीक है। अच्छा, गंडापुर के अलावा कोई और PTI में ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा? इसको सोचें ना, इसको समझें। और जो इन्होंने कहा है पंजाब पुलिस ने बंदे मार दिए, जख्मी कर दिए, भाई हमें कैमरे में दिखा दो जाके, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, फिर गंडापुर साहब चले गए पुलिस वालों को बचाने के लिए, भाई उसकी वीडियो दिखा दो। गंडापुर का क्लैशंगांव लेके ट्रक के शीशे तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गोली मारूंगा। कोर्ट्स का काम है इंटरवीन करें। ये आइन और कानून के खिलाफ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कह सकता हूँ मैं शराब पीऊंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं आग लगा दूंगा,
मैं रेप कर दूंगा, मुझे क्या करेंगे? कहेंगे अरेस्ट करो उसको। ठीक है, आलू मूली गाजर पे तो नोटिस नहीं होता ना सर, या किसी की सही बात करने पे तो नोटिस नहीं होता। नोटिस इन चीज़ों पे होता है कि भाई आप एक आईनी ओहदे के ऊपर है, एक कानूनी ओहदे के ऊपर है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आज बुला के पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ ये कर दें कि एक डेलीगेशन आया है, इसको स्मूथली जाने दें, लेकिन सब खामोश हैं। तो क्या हुआ? पॉलिटिशियंस ने क्या किया सर? पीटीआई ने स्मार्टली क्या किया? तासुर दे दिया कि हमारे पीछे कोर्ट खड़ी है। ठीक है, और फिर लगना भी ऐसे शुरू हो गए। दूसरी तरफ की पॉलिटिकल पार्टी ने शो किया कि हमारे पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और दोनों को आपने सामने आके खड़ा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट को, जबकि दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि ये खड़े रहे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर टकराव की तरफ गए खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। सो ये प्लीज़ इस ट्रैप में ना आए सियासतदानों के, क्योंकि जिन सियासतदानों के ट्रैप में सारा खेल चल रहा है, एक तशद्दुद, एक आग लगाने की, एक मोल तोड़ने की, एक जलाओ गिराओ की सियासत करता है, एक अपनी करप्शन की, नाअहली की, निकाहबंदी कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन में भी ये, आपने 100 रुपये चोरी की थी, मैंने 90 की थी, आपने 200 की थी, मैंने 500 की है। सो देखो मोरल सारे बराबर ही हैं। ठीक है। अभी ये आज सारा दिन डी चौक में भी एक साहब जो हैं वो गले में एक उन्होंने पोस्टर लटकाया हुआ था कि जी सुप्रीम कोर्ट से वो मदद मांग रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत मेरी मदद की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को मदद फराहम करती है नहीं करती ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन बातों की तरफ फैसल वाडा साहब इशारा कर रहे हैं वो भी बड़ी अहम है, और ज़ैन कुरैशी साहब ने हुकूमत को जो पेशकश की है ये भी बड़ी अहम है। आज पाकिस्तान के साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की है, उस पर गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा सुने। पत्थर मारना पुलिस के खिलाफ ये तारीखी रेजिस्टेंस है जी। अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी कैफियत भी हो सकती है। बांग्लादेश जैसी कैफियत भी हो सकती है, ये पाकिस्तान के साबिक़ सदर साहब कह रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, अगर बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होती है, अगर होती है, तो क्या उसका किसी को फ़ायदा होगा? मीर साहब, अर्ज ये है कि फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, यकीनन फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी मुल्क के अंदर अनरेस्ट हो, सिविल अनरेस्ट हो, वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। लेकिन जब आप किसी आवाम के बेसिक हकूक़ सलब कर दें, जब आपके आवाम के ऊपर ऐसे फ़ैसले मुसल्लत करें जिनका आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जब आप पाकिस्तान के आइन की शक्ल बिगाड़ दें अपनी ज़ाती मंशा पे या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो आवाम कहाँ जाएगी? जैसे सदर अलवी साहब ने कहा कि जब आवाम की राय को आप अहमियत नहीं देंगे, फोकियत नहीं देंगे और आवाम को मजबूर करेंगे कि वो सड़कों पर बाहर निकले, तो फिर यही कुछ ही होगा ना। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ है। तो कहने का मकसद इसमें ये है, और मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब जो कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस उजलत का, जिस जल्दबाजी का, जिसको कहते हैं ना लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेंट का ये सबूत दे रहे हैं, ये वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए परमानेंट डैमेज कर रहे हैं मुल्क को। 26th अमेंडमेंट जो है, इससे अभी किसी एक का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो आप पाकिस्तान, जो खिलवाड़ पाकिस्तान के आइन के साथ आप कर रहे हैं, इसके दूरस नताइज होंगे। इसका कौन जिम्मेवार बनेगा? जी देखिए सर, आइन और कानून की बात कर रहे हैं जैन साहब। आइन और कानून वहाँ कब गया था जब सीएम कह रहा था कि मैं फेडरेशन के बगैर अफगानिस्तान से फॉरेन पॉलिसी में खुद डायरेक्ट बात करूँगा। आइन और कानून तब कहाँ गया था जब कहा मैं गोली चलाऊंगा। आइन और कानून तब क्या गया था, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। आइन और कानून तब कहाँ गया था जब आप कहेंगे जिस जगह पे अलाउड नहीं है वहाँ मैं आऊँगा, यानी कि 14 साल की उम्र में आप शादी कर देंगे गैर कानूनी, आप असला चला देंगे। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी आरिफ अलवी साहब और पीटीआई की, अच्छा आरिफ अलवी साहब से सवाल ये होना चाहिए आज कि भाई साहब जब आपको प्रेसिडेंट बनाया था इमरान खान साहब ने, वो जेल में थे, उन्होंने आपको इलेक्शन के टाइम पे कुछ हिदायत दी थी, वो तो आपने नहीं मानी। किसके इन्फ्लुएंस में थे आप, किसकी लाइन टो कर रहे थे? और आपने अपना टर्म भी पूरा किया और टर्म से ज्यादा भी रहे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और जो आपके ऊपर केसेस थे वो भी आज तक नहीं खुले। तो इमरान खान को दगा किसने दिया प्रेसिडेंट होते हुए? मैंने तो, मेरे बाप ने तो नहीं दिया, आरिफ अलवी साहब ने दिया ना। वो हक मानते अपने चेयरमैन का। तो अब 5 अक्टूबर को जलसा हो जाएगा अपने पाकिस्तान में? कौन सा सर? नहीं सर कैसी बातें करें मीर साहब, देखें आप समझें इस बात को। ये जो चाह रहे हैं, देखें अगर आपने ये सियासत करनी है तो फिर सियासत की फतह क्या होती है और दफन कौन होता है, इसके अंदर क्लैरिटी रखें। ये सियासत दफन होने जा रही है। अच्छा, चलते चलते जरा बता दें ज़ैन कुरैशी साहब, 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है नहीं हो रहा? पंजाब हुकूमत तो इजाज़त नहीं दे रही है आपको।
सर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आइन और कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसको पूरा कर रही है। हमने तो जल्द इजाज़त भी मांगी हुई है, NOC की अपील भी की हुई है। हमें पाकिस्तान का आइन यह हक देता है कि हमने वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम करेंगे। जैसे फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं तो अब ये मान लेना, हमें दे दें इजाज़त, हमें करने दें जलसा। आप तो कहते हैं कि जलसे करने से किसी का कुछ नहीं जाता, तो हमें अपना एक पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करने दें, हम हर हालत में इंशाल्लाह जलसा करेंगे। अब मजेदार बात यह है, मुझे हंसी भी आ रही है कि फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो कहते हैं कि सियासतदान जो है वो एक्टिंग करते हैं, ड्रामे करते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट फैसल वावड़ा साहब लिखते हैं, जो डायलॉग बाजी फैसल वावड़ा साहब करते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं करता। इनको तो मेरे को बॉलीवुड की स्क्रिप्टें लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऑस्कर अवार्ड दे दें सर। मैंने तो आपको कहा ना, मैं आपके अब्बा जी की सियासत को फॉलो करता हूं, तो हम दोनों को आप अवार्ड पे बुला लें, मैं जेल चला जाता हूं अवार्ड एक्सचेंज। चले, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा। नहीं सर, अब्बा जी की बात सुनिए। अब देखें, नहीं सर, मैंने इज्जत से बात की है। मैंने जैन भाई कोई शाह महमूद साहब के लिए कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा मैं उनकी फॉलो करता हूं पॉलिटिक्स, मैं भी कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैं उनकी फॉलो करता हूं पॉलिटिक्स। मैं ड्रामेबाजी बॉलीवुड का लगता हूं, ऑस्कर देना चाहते हैं, कोई और अवार्ड देना चाहते हैं, मुझे और शाह साहब को बराबर दें, क्योंकि मैं उनकी पॉलिटिक्स फॉलो करता हूं। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई आज के हमारे प्रोग्राम में, और वो अच्छी बात यह है कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड आपको मिलना ज़हर चाहिए। कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर तक अगर मौखर कर दे, 23 अक्टूबर तक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 23 अक्टूबर तक अपने जलसे, जुलूस और धरने और एहतजाज को मौखर करने के लिए तैयार है। तो ये जो इस वक्त कशीदगी का माहौल है, हर तरफ नफ़रतों की आग फैली हुई है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तजवीज़ दिया है, कुरैशी साहब ने उस तजवीज़ को वेलकम किया है, तो मैंने उस तजवीज़ को रिपीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है हुकूमत तक तजवीज़ पहुँच गई होगी। हुकूमत क्या रद्दअमल देती है इस पर, यह कल शाम तक इंतज़ार कर लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।